नमस्कार। दिल्ली के लाल किला मैदान में एक अनूठा आयोजन हो रहा है। ये कोई राजनीतिक जमावड़ा नहीं है, ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं है, बल्कि पहचान, परंपरा और अस्तित्व की गूंज आपको लाल किला के इस कार्यक्रम में सुनाई देगी। 1 लाख से अधिक की संख्या में जुटे जनजातीय समुदाय, पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य, ढोल की थाप और एक संदेश, जड़ों को बचाइए, संस्कृति को बचाइए, हमारी पहचान के बारे में सजग हो जाइए। किंतु प्रश्न ये है कि आखिर 2026 के भारत में इस तपती गर्मी में ये भोले भाले लोग दिल्ली लाल किला क्यों आए हैं? क्यों ये आह्वान उन्हें देना पड़ा है? क्या जनजातीय समाज को डर है कि विकास की दौड़ में उनकी पहचान पीछे छूट रही है? क्या उनकी भाषा, आस्था और परंपराएं धीरे धीरे हाशिए पर जा रही हैं? और क्या भारत सचमुच अपने जो स्थानीय समुदाय हैं, जिसे कुछ लोग राजनीति में हाशिए की आवाज़ों के तौर पर चिन्हित करते हैं और भुनाते हैं, क्या उन आवाज़ों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाना बाकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं परख। और आज परख में बात उस जनजातीय स्वाभिमान की जो अब गांवों और जंगलों से निकलकर, गिरी कंदराओं से निकलकर देश की राजधानी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आज हम समझेंगे जनजातीय सांस्कृतिक समागम का संदेश क्या है, इस आयोजन के पीछे की चिंता क्या है और क्यों ये कार्यक्रम केवल संस्कृति नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत पहचान से जुड़ा एक बड़ा विमर्श बनता जा रहा है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल एक कार्यक्रम, एक सभा या एक सांस्कृतिक समागम का विषय नहीं है। ये भारत की जड़ों, स्मृतियों, परंपराओं और आत्मा से जुड़ा विषय है। दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम का संदेश साफ है: आस्था, संस्कृति और परंपरा की रक्षा। जनजागरण और जनजातीय समाज के स्वाभिमान का राष्ट्रीय उद्घोष वो इस कार्यक्रम का मूल है, सूत्र है। इस समागम का केंद्रीय विचार बहुत महत्वपूर्ण है: जड़ों को बचाएं, संस्कृति को बचाएं। यानी जड़ बची तो पहचान बचेगी, पहचान बची तो समाज बचेगा, और समाज बचा तो भारत की सभ्यता का वो रंग भी बचेगा जो जंगल, पहाड़, नदी, गीत, नृत्य, देवस्थल, लोक कथा और सामुदायिक जीवन के रंगों से बना है। भारत में अनुसूचित जनजातियां कोई छोटी संख्या नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी लगभग 8.6% है। ये केवल जनसंख्या का आंकड़ा नहीं है, ये भारत की सभ्यतागत विविधता का जीवंत प्रमाण है। आखिर जनजातीय समाज की आकांक्षा क्या है? सच ये है कि वो दया नहीं मांगता, वो सम्मान चाहता है, वो अलगाव नहीं चाहता, वो अपनी पहचान के साथ राष्ट्रीय जीवन में सम्मानजनक सहभागिता चाहता है, हिस्सेदारी चाहता है। वो विकास से भागना नहीं चाहता, मगर वो ऐसा विकास चाहता है जिसमें सड़क आए, स्कूल आए, अस्पताल आए, रोजगार आए, मगर उसके गीत ना मरें, उसके पर्व ना छूटें, उसके देवस्थान सूने न पड़ें, उसकी भाषा घरों से गायब ना हो, उसकी आस्था के सौदागर साथ साथ चले ना आए। और यही इस आयोजन का केंद्रीय भाव है। जनजातीय समाज का प्रश्न केवल आरक्षण या योजनाओं का प्रश्न नहीं है, ये इतिहास, संस्कृति, भूमि, वन, भाषा, आत्मगौरव और संवैधानिक न्याय का संयुक्त प्रश्न है, साझा सवाल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को राज्यपाल के परामर्श के बाद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने यानी लिस्ट करने की शक्ति देता है, और इस सूची में बदलाव संसद द्वारा कानून से ही हो सकता है। इसका अर्थ है कि जनजातीय पहचान केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं है, संवैधानिक मान्यता का विषय है। किंतु संविधान केवल सूची बनाकर नहीं रुकता। भारत ने समय के साथ ये भी स्वीकार किया कि जनजातीय समाज की असली शक्ति ग्राम सभा, जल, जंगल, जमीन और सामुदायिक परंपरा में है। पेसा एक्ट 1996 यानी
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। उस एक्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सामाजिक और आर्थिक विकास योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, लघु वन उपज, भूमि के संरक्षण और स्थानीय स्वशासन से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार दिए। ये कानून बताता है कि जनजातीय समाज के लिए लोकतंत्र दिल्ली से गांव तक उतरना चाहिए, और इसके साथ साथ गांव में भी सिर्फ दफ्तर नहीं, ग्राम सभा तक वो सारा काम पहुंचना चाहिए। इसी तरह फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ने वनवासी जनजातीय समुदायों और अन्य परंपरागत आदिवासियों के वन संसाधनों पर निर्भर जो जीवन है उनकी जो आजीविका है, निवास और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं, उन्हें मान्यता देने की कोशिश की। इनका मूल भाव यही है कि वन केवल लकड़ी या खनिज का भंडार नहीं है, अनेक समुदायों का आस्था का, देवस्थान का, अन्न का, औषधि का और स्मृतियों का वो ठिकाना है, वो उनका घरौंदा है, आंगन है, घर है। अब प्रश्न उठता है कि ये सांस्कृतिक समागम क्यों जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि बहुत लंबे समय तक जनजातीय समाज को या तो पिछड़ेपन के फ्रेम में देखा गया या फिर रोमांटिक लोक नृत्य के फ्रेम में, जबकि वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। जनजातीय समाज भारत की स्वतंत्रता का, इसकी चेतना का अगली पंक्ति का पहरेदार यानी अग्रिम प्रहरी रहा है। बिरसा मुंडा केवल एक नाम हो सकता था, मगर उस नाम के साथ भगवान का दर्जा लगा, क्योंकि वो केवल नाम नहीं, इतिहास नहीं, प्रतिरोध, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक हैं। भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में दर्ज किया है, मनाना शुरू किया है। वो इसलिए किया है ताकि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्मृति में ठीक स्थान मिल सके। लेकिन स्मृति का सम्मान तभी सार्थक है जब वर्तमान की पीड़ा भी सुनी जाए, केवल अतीत की कहानियां नहीं। आज का दर्द क्या है? आज जनजातीय समाज की बड़ी आकांक्षाएं हैं। पहली आकांक्षा है सांस्कृतिक संरक्षण। जब हम जनजातियों की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए, ये भी कोई एक वर्ग मात्र नहीं है, इसके भी बहुत सारे रंग हैं। हर जनजातीय समाज की अपनी आस्था प्रणाली है, अपने पर्व हैं, अपने प्रतीक हैं, अपनी बोली है, अपना लोक साहित्य, अपने नायक और अपने सामुदायिक नियम हैं। इन्हें पिछड़ापन मानकर हटाना नहीं चाहिए, इन्हें भारत की ज्ञान परंपरा का हिस्सा मानकर संजोना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी भारतीय भाषाओं, जनजातीय और संकटग्रस्त भाषाओं को बचाने और बढ़ाने की बात करती है। नीति ये भी मानती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा और घर की भाषा में तेजी से सीखते हैं। ये सच्चाई है, इस पर बहुत सारे शोध हैं। और जब ये बात इम्प्लीमेंट करने की यानी लागू करने की बात होती है तो ये जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई बात समझ में आती है। इसका सीधा संबंध जनजातीय शिक्षा से है। जब बच्चा अपनी भाषा में पढ़ेगा तब शिक्षा उसके लिए बोझ नहीं, अपनी दुनिया को समझने का माध्यम बनेगी। दूसरी आकांक्षा है विकास के साथ गरिमा। जनजातीय क्षेत्र में सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, इंटरनेट की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सुविधा वहाँ होनी ही चाहिए। लेकिन विकास का अर्थ विस्थापन, घर को छोड़ना, अपमान और सांस्कृतिक विघटन यानी अपनी पहचान को खोना, ये नहीं होना चाहिए। आकांक्षाएं और भी हैं। तीसरी आकांक्षा है न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व। संसद, विधानसभा, प्रशासन, विश्वविद्यालय, मीडिया, शोध संस्थान और अलग अलग सांस्कृतिक मंचों पर जनजातीय समाज की आवाज़ उनके अपने स्वर में सुनी जानी चाहिए। उनके बारे में कोई और न बोले, वो स्वयं बोलें, अपनी कहानी खुद कहें। ये उनकी आवश्यकता है, ये उनकी आकांक्षा है। एक और आकांक्षा है कन्वर्जन और पहचान के प्रश्न पर स्पष्ट, न्यायपूर्ण और संवेदनशील विमर्श की। जनजातीय सुरक्षा मंच का प्रमुख दावा ये है कि जो व्यक्ति अपनी मूल जनजातीय आस्था, परंपरा और सामुदायिक जीवन से पूरी तरह अलग हो गया है या कन्वर्ट हो गया है, उसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के लाभ प्राप्त करना मूल जनजातीय समाज के अधिकारों पर प्रभाव डालता है। मंच इसे
डीलिस्टिंग के प्रश्न के रूप में उठाता रहा है, लेकिन इस प्रश्न को नारे से आगे ले जाकर संवैधानिक और सामाजिक विमर्श में रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में नियम अलग हैं। अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कन्वर्जन अकेला आधार नहीं हो सकता। प्रश्न ये भी है कि व्यक्ति अपनी जनजातीय रीति, सामुदायिक जीवन, सामाजिक संगठन और समुदाय की स्वीकृति से जुड़ा हुआ है या उससे पूरी तरह अलग हो चुका है। यही कारण है कि इस विषय को भावनात्मक शोर नहीं, गहरी सामाजिक जांच, संवैधानिक प्रक्रिया और जनजातीय समाज की वास्तविक आवाज़ के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। इस आयोजन की बड़ी खूबी ये है कि ये केवल विरोध का मंच नहीं बनना चाहता, राजनीति का औजार नहीं बनना चाहता। यह सांस्कृतिक आत्म प्रदर्शन का मंच है। नृत्य, वेशभूषा, लोक कला, वाद्य, शोभा यात्रा और सामुदायिक उपस्थिति के माध्यम से ये वर्ग, ये रंग रंगीले लोग, ये भोले भाले चेहरे ये कहना चाहते हैं कि जनजातीय समाज कोई संग्रहालय की वस्तु नहीं है। वो जीवित है, जीवंत है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं। वो आत्मविश्वासी है और भारत के भविष्य में अपनी शर्तों पर अपनी भागीदारी चाहता है। ये आयोजन ये आह्वान करता है कि आइए हम सब मिलकर इस महान संकल्प के उत्सव में भाग लें। ये उत्सव क्यों है? क्योंकि जब कोई समाज अपनी जड़ों की रक्षा के लिए उठता है तो वो केवल अपना अतीत नहीं बचाता, वो भविष्य की दिशा भी तय करता है। आज दुनिया भर में इंडिजीनस कम्युनिटीज़ यानी मूल समुदायों के अधिकारों पर चर्चा होती है। संयुक्त राष्ट्र की इंडिजीनस पीपल डिक्लेरेशन जो है वो भी ये मानती है कि ऐसे समुदायों को अपनी विशिष्ट राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को बनाए रखने और मजबूत करने का अधिकार है। साथ साथ वो राज्य के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरी भागीदारी भी कर सकते हैं। यही बात भारत के संदर्भ में ये जनजातीय समुदाय, ये समाज कह रहे हैं, जो दिल्ली की देहरी पर आए हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लाल किले के मैदान से ये लोग यही बात कह रहे हैं। हम अलग नहीं हैं, हम भारत हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भारत हैं। हम विकास चाहते हैं मगर विस्मृति नहीं चाहते। हम आधुनिकता चाहते हैं मगर आत्मत्याग नहीं चाहते। हम शिक्षा चाहते हैं मगर अपनी भाषा की हत्या नहीं चाहते। हम संविधान चाहते हैं मगर संविधान की आत्मा में अपनी जगह भी चाहते हैं। इसलिए ये समागम केवल दिल्ली का आयोजन नहीं है, ये गांव से राजधानी तक की यात्रा है। ये लोक से राष्ट्र तक का संवाद है। ये परंपरा से नीति का संदेश है। सवाल ये नहीं है कि जनजातीय समाज को भारत में जगह दी जाए। प्रश्न ये है कि भारत को अपनी संपूर्णता में समझने के लिए जनजातीय समाज को केंद्र में कब रखा जाएगा। क्योंकि भारत की आत्मा केवल महानगरों में नहीं रहती, वो सरहुल में भी है, कर्मा में भी है, माघे पर्व में भी है, गोटुल की सामुदायिक स्मृति में भी है, वन देवताओं की आस्था में भी है, बूढ़ा देव में भी है, लोक गाथाओं में भी है, झिटकू मिटकी में भी है, पहाड़ी ढोल में भी है, मांदर में, बांसुरी में, तीर में, नृत्य और सामूहिक गीत में भी है। और जब ये सब कमज़ोर होता है तो केवल एक समुदाय कमज़ोर नहीं होता, भारत का सांस्कृतिक मानचित्र ही बेरंग हो जाता है, निर्धन हो जाता है। इसलिए आज का संदेश स्पष्ट है। जनजातीय समाज की आस्था का सम्मान हो, उसकी संस्कृति की रक्षा हो, उसकी परंपरा को पिछड़ापन ना कहा जाए, उसकी भूमि और वन से जुड़ी स्मृतियों को विकास की बाधा न माना जाए, उसकी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, उसकी ग्राम सभा को शक्ति मिले, उसकी युवा पीढ़ी को रोजगार मिले, उसकी बेटियों को सुरक्षा, शिक्षा और नेतृत्व मिले, उसके सांस्कृतिक प्रतीकों का बाजारू उपयोग न हो, बल्कि समुदाय की सहमति और गरिमा के साथ उनका संरक्षण भी हो, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके अधिकारों पर चर्चा उसके बिना ना हो।
जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आह्वान इस बड़े फ्रेम में समझना चाहिए। ये किसी एक संस्था का कार्यक्रम भर नहीं है। ये भारतीय समाज को याद दिलाने का अवसर है कि संस्कृति का प्रश्न केवल पर्वत, वन, नदी, सामूहिक नृत्य, मौखिक इतिहास केवल इतना नहीं है। वो लोक देवता और पूर्वज स्मृति का भी प्रश्न है। मंदिर और देवस्थान की बात भी है, भाषा भी है। जब जनजातीय समाज कहता है कि मेरी संस्कृति, मेरी आस्था, मेरा मान, मेरा स्वाभिमान, तो वो कोई अलगाववादी उद्घोष नहीं कर रहा। वो भारत से कह रहा है कि मुझे मेरे असली रूप में पहचानो। अगर कोई कन्वर्जन की कटारी उसके ऊपर चल रही है, उसे दर्द हो रहा है, उसकी पहचान जा रही है, तो उस कटार को पहचानो। और यदि भारत सचमुच में सभ्यता है, केवल राज्य नहीं है, तो उसे इस आवाज़ को सुनना होगा। आज आवश्यकता 3 स्तरों पर है। पहला, समाज स्तर पर सम्मान। जनजातीय समाज को उत्सव के समय मंच पर बुलाना केवल काफ़ी नहीं है, केवल दिखावे की बात नहीं। उसके ज्ञान, उसकी जीवन पद्धति और उसकी पर्यावरण दृष्टि को भी गंभीरता से समझना होगा। दूसरी बात, नीति के स्तर पर न्याय, पेशा, फॉरेस्ट राइट एक्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, डिजिटल पहुंच, भाषाओं का संरक्षण और महिला नेतृत्व, ये सब कागज से जमीन तक पहुंचने चाहिए। तीसरा, सांस्कृतिक स्तर पर आत्मरक्षा। जहां भी लोभ, दबाव, छल या पहचान अलग करके कन्वर्जन की समस्या सामने आती है, वहां उसका तथ्याधारित, संवैधानिक और सामाजिक उत्तर तैयार होना चाहिए। दोषियों को दंड की प्रक्रिया तय होनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि बहस व्यक्ति की गरिमा और संविधान की मर्यादा में हो। इस समागम की सफलता भी इसी बात में होगी कि ये केवल भीड़ न जुटाए, जमावड़ा न बने, बल्कि जनजातीय समाज की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय नीति, शिक्षा, मीडिया और जनचेतना में स्थायी स्थान दिलाए। अंत में एक बात और, लाल किला भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। उसी लाल किला मैदान से यदि जनजातीय समाज अपनी आस्था, संस्कृति और स्वाभिमान का संदेश देता है, तो ये प्रतीक बहुत गहरा है। क्योंकि स्वतंत्रता केवल राजनीति नहीं होती, सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी होती है, पहचान की स्वतंत्रता होती है, अपनी स्मृति के साथ जीने की भी स्वतंत्रता होती है। इसलिए ये समागम कहता है, किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं, उसकी सांस्कृतिक विविधता से भी तय होती है। तो क्या भारत अपनी इस विविधता को बचा पा रहा है? क्या जनजातीय समाज की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को पर्याप्त सम्मान मिल रहा है? इस विषय पर आपकी क्या राय है? इस आयोजन पर आपकी क्या राय है? इन मासूम सवालों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। फिर किसी विषय पर, फिर किसी मुद्दे की परख करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पांचजन्य।